हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हम संगमन तत्वों के भौतिक गुण देख रहे थे। आज उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में और दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। आप लोगों को धीरे धीरे करके समझना होगा। चाहो तो फिजिकल प्रॉपर्टी 1 घंटे में कंप्लीट कर लो और चाहो तो उसे 10 घंटे में पढ़ो तो भी खत्म ना हो। लेकिन हम सोचते हैं भाई, ना तो आपको 1 घंटे पढ़ना पड़े ना 10 घंटे, मीडियम रहे और ऐसी भी क्वेश्चन आप करते जाओ जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब उन क्वेश्चन को भी समझते चलते हैं। इसलिए तो 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टी करा रहे हैं हर एक लेक्चर में। तो आयनन एंथैल्पी क्या कहलाता है, सबसे पहले ये समझो कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से, कोई परमाणु विलगित अवस्था में है तो उससे इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसी को बोलते हैं हम आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। ये 3 नाम से जाना जाता है कि आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा किसी भी गैसीय या विलगित अवस्था में परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। क्लियर। जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को यहां पर मैं समझाता हूं थोड़ा सा। ये मेरा पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में देखो बच्चा लोग, जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, देखना बाएं से दाएं की ओर, जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो क्या क्या बढ़ता है बताओ आप लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट भाई, आप लोगों को पता है कि आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है। जैसे से बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में कमी आती है। दूसरी चीज, त्रिज्या में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है। त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि कोषों की संख्या तो सेम रहती है लेकिन लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक का आकर्षण उतना अधिक होगा। तो तीसरा पॉइंट, आकर्षण बल बढ़ता जाता है। नाभिक के प्रति बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यदि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जब लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां बढ़ रही है, लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर बढ़ रही है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए बाह्यतम कोश से हमको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है लेकिन नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है तो ऊर्जा भाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन का नाभिक से लगाव ज्यादा है और उसे हम तोड़ना चाहते हैं, उसे हम निकालना चाहते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि आयनन ऊर्जा ज्यादा है। यानी एक निष्कर्ष यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आकर्षण बल बढ़ता। भाई इस आकर्षण बल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, आप ही बताओ। बिल्कुल होगी सर। देखो ना भाई, बेस आपका मैं तैयार करना चाहता हूं, रट्टाफिकेशन नहीं कि बाएं से दाएं चलने से आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। बाबू ये क्यों बढ़ता है कि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष तो समान रहेगा, जितने कोष होंगे उनकी संख्या समान होगी, लेकिन प्रति एकांक कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक के साथ आकर्षण बल बढ़ता है और आकर्षण बल बढ़ गया तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं? क्योंकि आयनन ऊर्जा हमने पहले ही लाइन में बताया कि आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी है क्या? परमाणु के बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी है। और जैसे जैसे हमने बाएं से दाएं की ओर चला तो इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कहा जाता है कि बाएं से दाएं चलने से
आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। क्या होती है? आकर्षण बल बढ़ता है, इस कारण से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं तो ऋण विद्युतता के मान में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा के मान में, तीनों में वृद्धि होती है। नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल बढ़ता है तो आकर्षण बल बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। आप लोग ऋण विद्युतता में वृद्धि देखोगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि देखोगे। बीच में एक्सेप्शन भाई थोड़ा बहुत अपवाद हो चलेगा, थोड़ा बहुत अपवाद तो चलता है, इतना अपवाद हमें यहां पे बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। अब आप बताओ कि बाएं भाग में S है और दाएं भाग में P है और बीच में D है, तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होगा? P का होगा और सबसे कम S का होगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि S की अपेक्षा D की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है, लेकिन P की अपेक्षा D की आयनन एंथैल्पी निम्न होती है। और इस तरीके से आपका आयनन एंथैल्पी भी कंप्लीट हो जा रहा है। कि प्यारे बच्चों, यदि हम डी ब्लॉक के तत्वों के एंथैल्पी की बात करें तो जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो एंथैल्पी का मान बढ़ता है। वहीं पे जब S और P के कंपैरिजन में बात करें तो S की अपेक्षा D का आयनन एंथैल्पी उच्च तथा P की अपेक्षा निम्न होता है। क्लियर, समझ में आ गया? यही चीज हम सब कुछ लिख रखे हैं तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी ना। देखिएगा, अब आपको मजा आएगा कि ये पहले पेज में देखो। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैप्टर में थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, थ्योरी पोर्शन ज्यादा है बच्चों। आप लोगों को भी पढ़ाई करना है प्रॉपर, तो अब छोटा सा अमाउंट लगता है शिव सर का नोट्स लेने के लिए। शिव सर का नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलता है। यदि कोई बच्चा चाहता है तो मेरा पर्सनल नंबर लिख ले, 9685299149। प्रॉपर नंबर आप लोगों को पर्सनल नंबर देता हूं, प्रॉपर नोट्स दूंगा और एक छोटा सा अमाउंट लगता है। हर बच्चा दे सकता है, हर बच्चा ले सकता है ना। आज यदि कोई बच्चा कह दे कि सर हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो ये गलत बात, छोटा सा अमाउंट लगेगा। देखो भाई, डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन एंथैल्पी खंड S के तत्वों और P के तत्वों से कम है, S के तत्वों से अधिक है, S ब्लॉक के तत्वों से अधिक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बल बढ़ता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में और बाह्यतम कोश के अंदर N-1D में भी इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाते हैं, है ना। और भी आगे हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करो, याद हो जाएगा भाई, है ना। तो जब आकर्षण बल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए बच्चों बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ता है, इसलिए S से अधिक होता है और P से कम होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में आयनन विभव धीरे धीरे बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। कितना बढ़िया। 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D 4D श्रेणियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसका कारण है 5D श्रेणी और 4F दुर्बल परिरक्षण प्रभाव। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अभी आप ये पढ़े हो भाई, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये पहला आपका 3D होता है, ये आपका पहला 3D है। ये क्या है बच्चों? 3D है। ये आपका 4D है, ये आपका 5D है। इस 5D में दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, जिसके कारण से अब ये सिर्फ परिरक्षण प्रभाव क्या है, देखो हर चीज मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव क्या है? जैसे ये नाभिक है बच्चा, नाभिक है, ये पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, तीसरा कोष हो गया, चौथा कोष हो गया, पांचवा कोष हो गया, हो सकता है आगे छठा कोष भी हो जाए। इसमें 6s में ही केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 5D में, है ना, और अपना 5F में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, और 5P में भी हो सकता है, 5S में भी हो सकता है। ऐसे यहां पर बच्चों आपका 1 2 3 4 है, तो इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन, है ना। अब होता क्या है? परिरक्षण प्रभाव है क्या? देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले से यहां पर या यहां पर प्रवेश करता है, इसमें होगा N-1D और इसमें होगा N-2F। समझना, होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ते जाते हैं N-1D में या N-2F में, तो इनका जो नाभिक से लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक से लगाव ज्यादा हो जाता है। अब जब नाभिक से लगाव ज्यादा हो गया तो ये अपने आप को बहुत बड़े गुंडा समझने लग गए,
अपने आप को बहुत बड़े डॉन समझने लग जाए, डॉन ये समझने लग जाए कि भैया नाभिक पर मेरा ही अधिकार है, नाभिक पर मेरा ही अधिकार है। जब नाभिक पर मेरा अधिकार है यानी प्रबल परिरक्षण प्रभाव दर्शाने लग गए। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव, नाभिक पर जब मेरा अधिकार है तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन 1-2 होगा वो क्या होगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो बेचारा स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर से उतना लगाव नहीं रख पाता। जैसे आप किसी खास विधायक जी से मिलने जाओ, आप एक आम पब्लिक हो, वोट देने के लिए आपने दिया था और जाकर के दरवाजे पर पहुंचो और उनके पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये मोर्चा अध्यक्ष सब पहुंच जाएं, तो विधायक किसके पास जाएगा बताओ? पहले अपने लोगों को देखेगा। तो वो किनारे वाला क्या करेगा, जो जनता गया था, जो पब्लिक गया था, कुछ तो विधायक होंगे बोलेंगे ठीक है यार कोई बात नहीं है, तेरे साथ मेरा लगाव अच्छा है, मैं पब्लिक को पहले देखूंगा। लेकिन पहले वो जो चुटपुटिया नेता है वो विधायक जी को घेर लेंगे और उन्हीं का काम धाम होने शुरू हो जाएगा। जो बाहर से पब्लिक गया है ना, वो बेचारा मतलब असहज महसूस करेगा, और जब असहज महसूस करेगा तो बोलेगा इनसे स्वतंत्र ही रहना बेहतर है, वो टूट करके कहीं और भी जा सकता है। ऐसे ही बाबू ये विधायक जी बैठे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक कर लिए, घेरा लगा लिए और इसको रक्षा की तरह कार्य करने लगे। इसी को बोलते हैं परिरक्षण। बाहर का इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, इसीलिए जिसका यदि परिरक्षण प्रभाव प्रबल है, क्या है बच्चा, परिरक्षण प्रभाव प्रबल है, परिरक्षण प्रभाव प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो आयनन ऊर्जा कम होगी। लेकिन परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है कि भले कोई व्यक्ति आगे लेकिन बाहर के इलेक्ट्रॉन से भी नाभिक संबंध रख रहा है, तब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो वहां पे आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया बाबूजी? यानी जिसका भी परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है उसका आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आवरण है ना, ये कमजोर है। जब ये कमजोर आवरण है तो ये नाभिक बाहर से भी क्या करेगा, बल बनाकर रखेगा, बंद बनाकर रखेगा, ज्यादा खींच कर रखेगा, तो उसको तोड़ने के लिए भाई ऊर्जा अधिक लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है। परिरक्षण प्रभाव यदि दुर्बल है तो उसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, कि जो 5D है, जो 5D है बाबू, ये जो 5D है, 5D की आयनन ऊर्जा 3D और 4D की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहां पर 4f में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाता है। मतलब n-2f में बाहर से तीसरे नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, n-2 की बात कर रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन वो दुर्बल परिरक्षण, उतना ज्यादा रक्षा नहीं करता, तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों से भी बंद बनाकर रखा है, तो तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जिंक, कैडमियम, पारा की आयनन ऊर्जा असमान रूप से अधिक होती है, क्योंकि इसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो बाबू एक चीज और समझना, जैसे मैं कहता हूं कि ये 3D है, क्या है 3D, 3D में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे बोलेंगे अर्धपूर्ण। क्या बोलेंगे? अर्धपूर्ण। क्या बोलेंगे बच्चा? अर्धपूर्ण। वहीं पे यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अभी इसमें कितने थे? 5 थे। कितने थे? 5 थे। वहीं पे बच्चों यदि 10 हो जाए, ठीक है, 10 हो जाए, तो फिर क्या बताओगे कि सर 10 हो गए तो इस बार पूर्ण भरा हुआ है। तो हमने किसकी बात करी? या तो अर्धपूर्ण कक्षक हो या तो पूर्ण कक्षक हो। क्या हो? अर्धपूर्ण कक्षक हो या पूर्ण कक्षक हो। ये अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? अधिक स्थायी होते हैं। और जो अधिक स्थायी होते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बाबूजी इनकी एंथैल्पी का मान उच्च होता है। एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्या होता है बाबू? एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्लियर?
कि कैडमियम जिंक Hg की आयनन ऊर्जा अब समान रूप से अधिक होता है, क्योंकि इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन, जब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई ये देखो कैडमियम में जिंक, कैडमियम और पारा, जिंक में अपना 3d 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है सर। कैडमियम में 4d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पारा में बच्चों 5d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों से एक चीज हमेशा निवेदन करता है शिवराज, है ना, शिव सर हूं लेकिन पूरा नाम शिवराज पटेल है। चलो, कि प्यारे बच्चों, यदि आपको बढ़िया पढ़ना है ना तो क्रम से देखो और बढ़िया हर क्लास अटेंड करो, तभी क्लास में मजा आता है। ठीक, तो ये आयनन एंथैल्पी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि Mn पॉजिटिव की आयनन एंथैल्पी Cr पॉजिटिव से कम होता है क्यों? एक क्वेश्चन है, देखना, देखो क्वेश्चन घुमाएगा, फिर आप लोग कहोगे सर ये कैसे हो गया। देखो बाबू, Mn पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। क्रोमियम का होता है 24 और मैग्नीज का होता है 25, तो आर्गन रहेगा, आर्गन होता है 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहा हूं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 और 4s में 1। क्यों? 18 1 19 और 5 24। ओके सर। जब हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में आर्गन में 18, 3d में 5 और 4s में 0। अब आप लोगों को यह लगेगा कि सर मैग्नीज में होता 25 लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन भरे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 पॉजिटिव की बात की गई, यानी मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और Cr1 पॉजिटिव 24 होना चाहिए, 18 5 23 होता है, s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब किसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होगी, किसकी कम होगी बताओ? यदि मुझे इलेक्ट्रॉन, भाई आयनन एंथैल्पी है क्या? आयनन एंथैल्पी क्या है बताओ जरा? आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? जो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब किसमें अधिक ऊर्जा लगेगा? 4s से निकालने के लिए कि 3d से? अब ध्यान से देखना कि Mn है, इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3d में, इसमें 4s में 0 है। और हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि 3d में यदि 5 है तो ये स्थायी है। क्या है? बहुत स्थायी है, और एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, तो किससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो Mn पॉजिटिव 1 पॉजिटिव अवस्था में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे निकालना आसान होता है, जबकि क्रोमियम 1 पॉजिटिव में 3d में 5 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कहा जाता है कि Mn पॉजिटिव की आयनन एंथैल्पी क्रोमियम 1 पॉजिटिव से थोड़ा सा अधिक, निम्न होता है, कम होता है। क्योंकि बच्चों क्रोमियम 1 पॉजिटिव में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना इस क्रोमियम के अपेक्षा, मतलब मैग्नीज के 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना क्रोमियम के 3d से थोड़ा सा, है ना, आसान है, कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसलिए Mn का आयनन एंथैल्पी, यानी Mn1 पॉजिटिव का आयनन एंथैल्पी क्रोमियम 1 पॉजिटिव से क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, आयनन एंथैल्पी वाला किस्सा खत्म। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। अब ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने देने के ही झड़प में है। यदि किसी से 1 इलेक्ट्रॉन देकर के बंध बनाया तो वो +1 दर्शाया, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन देकर तो वो +2 दर्शाया, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन देकर के तो वो +3 दर्शाया, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन देकर के तो +4 दर्शाया। और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे जैसे हम 3D में आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बात कर लेते हैं, जैसे जैसे हम 3D से आगे की ओर बढ़ते हैं, 3D है बच्चों, 3D है, 3D स्टडी है, तो पहले में 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3D में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3D में 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अचानक 3D में 5 हो जाता है, 4s में 1 हो जाता है क्रोमियम का, फिर 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 4s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये अपना 5 तक हो गया। फिर 3D में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, फिर 4s2 हो जाता है, फिर 3D में 7 हो जाता है, 4s2 हो जाता है, फिर 3D में 8 हो जाता है, फिर 4s2 हो जाता है, 3D में 9 ना होकर सीधे 10 हो जाता है, 4s2 हो जाता है, फिर 4s1 हो जाता है, फिर 3D में अपना 10 ही रहता है, 4s2 हो जाता है, और यहाँ पे 1। ये क्रम से 3D में देखो जरा, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और यही डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लेने देने के कारण ये परिवर्तीकरण आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा कारण समझो कि संक्रमण धातुएं विविध आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि n-1d कक्षक तथा ns कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, जिससे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लग जाते हैं। मजा आएगा, समय दोगे सब कुछ क्लियर होगा। मैं अभी बात करता हूं स्कैंडियम की। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। आर्गन हो गया Ar, आर्गन हो गया 18। फिर इसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 1 इलेक्ट्रॉन। प्यार से समझना, अभी d में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबूजी? d में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, d में 1 इलेक्ट्रॉन है, और s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इनमें ऊर्जाओं का अंतर बिल्कुल, इनमें ऊर्जाओं के अंतर ना के बराबर है। मतलब एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा लगभग समान हो, ऊर्जा लगभग समान है। क्या है बच्चा? ऊर्जा समान है। क्या है? ऊर्जा समान है, ऊर्जा समान है। और जब समान ऊर्जा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, और जब त्यागेगा प्यारे बच्चों, तो स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 पॉजिटिव बना लेगा। क्या बना लेगा? 3 पॉजिटिव। मतलब स्कैंडियम है, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 3 पॉजिटिव बदल गया। इसलिए इसका आक्सीकरण अवस्था +3 आक्सीकरण अवस्था होता है। इसकी ऊर्जाओं में अंतर ज्यादा नहीं होती। मतलब ये आपका 4s था और ये आपका 3d था। ये आपका बच्चों क्या है कि ऊर्जाओं में अंतर नहीं होती, लगभग समान ऊर्जा होता है, और समान ऊर्जा होने के कारण ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और स्कैंडियम का आपका एकमात्र अपवाद है कि स्कैंडियम ही +3 दर्शाता है, बाकी 3D के कोई भी +3 नहीं दर्शाते। स्कैंडियम +2 भी नहीं दर्शाता, क्योंकि अभी d में 1 ही इलेक्ट्रॉन थे और s में 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी ऊर्जा समान थी, दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेकिन जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाएगा, डी कक्षक स्थायी होता जाएगा, तो भाई वो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे एक साथ निकल जाएं, निकल भी सकते हैं और अलग अलग स्थिति पे। अभी लगभग समान ऊर्जा, क्योंकि देखो बाबू, अभी 3D में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी 3D में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2, लगभग ऊर्जा समान, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शा दिए, +3 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर दिए। सर क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन है, हमने लिया है कि स्कैंडियम की आक्सीकरण अवस्था +3 क्यों होती है? क्योंकि प्यारे बच्चों n-1d और ns की ऊर्जा लगभग समान होती है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन हो गया, फिर आप लिखोगे 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। ऊर्जाओं की समानता के कारण d से 1 इलेक्ट्रॉन और s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसके कारण ये +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सर इसका आंसर कहां मिलेगा? हिंदी नहीं लिखूंगा बाबू, बताया ना कि जो बच्चा नोट्स लेगा उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो जो मैं आपको कारण बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपके पास बुक में भी है, बुक से भी आप लिख सकते हो। तो कुछ चीजें भाई है ना, लिखने में समय लगेगा, लेकिन फिलहाल ये चीज आपको मैंने समझा दी कि +3 क्यों दर्शाता है। क्योंकि बाबूजी n-1d कक्षक और ns कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है। स्कैंडियम जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 3D से 1 इलेक्ट्रॉन और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिस कारण से +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, जैसे यहां पर आप लोग थोड़ा सा गौर करो बाबू, ये जो आपका यहां पे नजर आएगा स्कैंडियम, जो आपको स्कैंडियम दिखाई दे रहा होगा, ये +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।
ठीक है, +3 आक्सीकरण अवस्था। बाकी जब सब लोग +3 के साथ +2 भी दर्शा रहे है ना, ये अपना +1 भी दर्शा रहा है। ये एनसीईआरटी का पेज है, कहीं अलग से नहीं लिया हूं मैं, ये एनसीईआरटी का, रटना नहीं है यार। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन बता दिया कि स्कैंडियम +3 आक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसमें 3d और 4s की ऊर्जाओं में लगभग समानता होती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, ऊर्जाओं की समानता के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इस कारण से केवल और केवल +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, केवल और केवल +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है जी, ओके। ठीक है, ऊर्जा की समानता के कारण। चलो आगे बढ़ेंगे बाबू। अच्छा, एक चीज और यहां पर आप देखो, एक क्वेश्चन और आएगा। वो क्वेश्चन कहां पे है सर? हाँ देखो, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में देखना, स्कैंडियम को छोड़कर सभी +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? स्कैंडियम को छोड़कर सभी +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? देखना कैसे। जैसे मैं बात करता हूं आयरन की बात करता हूं, आयरन की बात करता हूं, परमाणु क्रमांक 26, तो प्यारे बच्चों आर्गन 18 हो ही गया, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 20 हो गया, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आप कहोगे सर d में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो कितने कक्षक? 5 कक्षक। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। देखना, जो ढंग से पढ़ रहा अच्छे से समझना बाबू। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये आपका ये +2 क्यों दर्शा रहा है? जब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो पहले s से निकलेगा। बोले सर d से भी तो निकल सकता था। तो समझना समझना बाबू, गौर करना। d में 1 इलेक्ट्रॉन था तो कम स्थायी था, लेकिन d में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्थायित्व तो बढ़ता जाता है, इसलिए ऊर्जाओं में अंतर पाई जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अधिक ऊर्जा लगेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। स्कैंडियम की बात छोड़ो, स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन ही निकलना संभावित था, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होने के कारण तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस है, क्योंकि अब d में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और d में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इसका स्थायित्व तो बढ़ता जाता है, इसलिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अलग ऊर्जा पे निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अलग ऊर्जा पर निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अलग ऊर्जा पर निकलेगा। इस कारण से ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था +2 भी, +3 भी, +4 भी दर्शाता है। स्कैंडियम में केवल +3 क्यों सर? +2 क्यों नहीं दर्शाया? क्योंकि मैंने कहा ना कि d में 1 ही इलेक्ट्रॉन थे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। जब ऊर्जाओं में समानता थी, हम आगे पीछे कर ही नहीं सकता, वो निकलेगा तो 3 ही निकलेगा। प्रायोगिक अध्ययन भी किया गया, लेकिन नहीं भाई निकलेगा तो 3, क्योंकि ऊर्जा समान थी। लेकिन यहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनका स्थायित्व में परिवर्तन हो गया। वो कम स्थायी था, ये अधिक स्थायी हो गया, अधिक ऊर्जा लगेगी, यानी +2 इलेक्ट्रॉन निकालना अलग मैटर हो जाता है। कहोगे सर एक यहां से भी निकल जाता, नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इसका एनर्जी बदल जाता। भाई एक कमरे में एक व्यक्ति था, उससे लड़ाई करना आसान है, उसी के साथ साथ 10-10 लोग रहने लग गए, कैसे करोगे यार? उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अकेला दोस्त है, कोई भी झड़प सकता है, लेकिन उसके साथ कई दोस्त हो जाए तो फिर कैसे झड़पोगे यार? नहीं हो पाएगा। इसी कारण से बच्चा स्कैंडियम को छोड़कर सभी के सभी +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे की ओर जाते हैं तो d कक्षक में लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और d कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण d कक्षक का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। इस कारण से वो है ना +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। चलो बाबूजी, और भी क्वेश्चन है। ठीक, आगे ये भी देखो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैंगनीज तक आक्सीकरण संख्या बढ़ती जाती है। देखो भाई, ये आक्सीकरण अवस्था बढ़ने और घटने का कारण क्या है? कि जैसे जैसे अयुग्मित कक्षकों की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित कक्षक का मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जैसे आप लोगों को मैं यहां पे समझाया, हो सकता है वो पेज हो डिलीट ना हुआ हो अभी, तो ये हाँ ये चीज समझो कि पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया। तो पहले बढ़ेगा, पहले यहां तक क्या होगा? बढ़ेगा, इनमें बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, फिर बच्चों घटने लगेगा,
क्या होगा, घटने लगेगा। जैसे आप लोग देखो, देखो यहां पर आप लोग जरा गौर करना, यहां पर देखो कि पहले आक्सीकरण अवस्था +2, पहले +3, फिर +2 3 4, फिर 2 3 4 5 से फिर 6 तक, फिर 7 तक, फिर घटने लग जाता है। और घटने लग जाने के पीछे का कारण यही है बच्चों कि फिर इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लग जाता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने लग जाता मतलब डी में और इलेक्ट्रॉन। भाई देखो कक्षक के ऊपर डिपेंड करता है यार, कक्षक कितना कौन प्रदान करता है, कितना उपलब्ध कराता है, उसके ऊपर आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है ना। जैसे आपका Mn है, Mn में क्या हुआ 5, जैसे मान लीजिए Mn है, इसमें 3D में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा निकल सकता है, ये भी पूरा निकल सकता है, इसलिए अपना +7 तक दर्शाता है। लेकिन क्रोमियम में अपना 3D में 5 और 4s में 1, तो 5 और 1 6 तक ही जा सकता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो अलग अलग प्रदर्शित कर सकता है, ऐसा स्थिति है बच्चों। क्लियर। इससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जिंक केबल, अच्छा एक क्वेश्चन और है, जिंक केबल +2 आक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाएगा भाई? ओहो, जिंक केबल +2 आक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाएगा? जरा गौर करो बाबू, गौर करो भाई, दुनिया वाले कहां चला गया? ये देखो जिंक केबल +2 आक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाएगा, जरा देखना, देखो ना भाई, ये +2 केवल +2 क्यों +2? देखो जिंक है परमाणु क्रमांक 30 है, आर्गन है 18, आर्गन है 18 और 3D में 10 तो 28 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको मैं इसी लेक्चर में आज ही पहले बताया कि यदि डी कक्षक है बच्चों, कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। सब में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 2-2 इलेक्ट्रॉन भर गए। कितने 2-2। अब ये अधिक स्थायी है, क्या है बच्चों? अधिक स्थायी है, और अधिक स्थायी है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल है, केवल 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है बस, इसलिए केवल और केवल +2 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। आक्सीकरण अवस्था से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, बाकी और भी रिवीजन कराएंगे तो मजा आता जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहे आप लोग। समझ रहे हो ना बाबा? नहीं समझ रहे हैं सर, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो? समझो आप लोग, ठीक है। आक्सीकरण अवस्था से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सब कुछ तो हमने समझा दिया यार, कहानी में सब खत्म है ना, सारी चीजें आपको समझा दी। हाँ भाई सब कुछ हमने समझा दिया। एक चीज यहां पर हम आपको समझा रहे थे, क्रोमियम और मैग्नीज वाला पैटर्न, यहां पर एक चीज और आपको हम समझा रहे थे, देखना ना थोड़ा सा इसको, और हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए प्यारे बच्चों Mn2 पॉजिटिव है, एक क्वेश्चन आता है, और क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? Mn2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव में आपका कितना हो जाएगा? 3D में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4s में 0। यही क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कुछ दूसरा था शायद, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, वो क्वेश्चन हो तो अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था सर, दूसरा क्वेश्चन है, क्रोमियम के साथ नहीं है, ये बोला इसके लिए थोड़ा समझना। आखिरी है, Mn2 पॉजिटिव है और Fe2 पॉजिटिव है, इसको 3 पॉजिटिव +3 अवस्था बनाना है, तो कौन ज्यादा अधिक स्थायी है? ठीक है, +3 अवस्था के लिए Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में कौन ज्यादा स्थायी है? जब हम बात करते हैं Mn2 पॉजिटिव, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। क्यों सर? 18 5 23 टोटल 25 होता है, 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रखा है। और यहां पर बच्चों आर्गन में आपका 3D में आपका 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? नहीं, इसमें S में इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो 4s से भाई तो इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा। ठीक है, और Mn2 पॉजिटिव में ठीक, दोनों ठीक है। अब बताना है कि 3 पॉजिटिव बनाना है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कहां से कठिन होगा? देखो बच्चों, यहां 3D 5 है, यहां 3D 6 है,
जिसमें अर्धपूर्ण कक्षक होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कठिन हो सकता है, समझना, थोड़ा समझना क्वेश्चन कैसे आएगा। +3 आक्सीय अवस्था में Mn2 पॉजिटिव की अपेक्षा Fe3 पॉजिटिव अधिक स्थायी है, क्यों? देखो क्वेश्चन समझिए कि Mn2 पॉजिटिव के स्थिति में यदि हम Mn3 पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा बच्चों, जो कि 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन यह बताता है कि हम अधिक स्थायी हैं, हम अधिक स्थायी हैं, इसलिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि बच्चों 3d6 है, जिसकी अपेक्षा कम स्थायी है। मतलब Mn2 पॉजिटिव को Mn3 पॉजिटिव में बदलना कठिन है, जबकि Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव बदलना आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3D में यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, और स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि +3 आक्सीय अवस्था में Mn2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव से अधिक स्थायी है, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव में बदलने के लिए है ना थोड़ा सा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि Fe3 पॉजिटिव आसानी से बदल सकता है। यह कंडीशन समझाना था। बाकी आक्सीय अवस्था आपका यहीं तक था बच्चों, है ना। और जो भी क्वेश्चन आएंगे यार, देखो भाई हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश करी। ये आपका आयनन एंथैल्पी था। बाकी जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो प्रॉपर नोट्स आप ले सकते हो शिव सर का। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है 96 85 29 91 49। बाकी प्यार भरा नमस्कार, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, है ना। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तभी क्लासेस आएगी। एक टीचर के लिए मोटिवेशन आपका लाइक और शेयर ही होता है। यदि आप लोग प्यार सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीचर आपका टूट जाएगा और आपको पढ़ाना बंद कर देगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।